हेलो बच्चा लोग, स्वागत है तुम लोग का आज की क्लास में। आज हम लोग करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछली दो वीडियो में आपने पढ़ लिया है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। तो अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे एटम्स के बारे में, जानेंगे डिटेल में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड, एलिमेंट, मोल, ये जो पूरी केमिस्ट्री है, मोल कॉन्सेप्ट की वगैरह वगैरह, ये सब अभी हम सीखेंगे। राइट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया है, वो व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है आप लोग पहले से जानते हो, फिर भी मैंने लिख दिया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। क्लियर? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, पूरे पिछले दो वीडियो में आपने डिटेल में देखा था इसके। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर लाइक और अनलाइक एटम्स। क्या देख रहे हो आप? अनलाइक एटम्स है, ये अलग अलग टाइप के दो एटम्स हैं। इन्होंने जब केमिकली केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। लाइक भी हो सकते हैं। और ये एटम के बारे में तो पूरा हमने इसका सब कुछ पूरा बायोडाटा निकाल के रखा था पिछले दो वीडियोस में। राइट, तो आप इनसे अच्छी तरह वाकिफ हो। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूल की बात आई तो मॉलिक्यूल के बारे में पहले समझे हम लोग। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। मीन्स जब एटम कंबाइन होते हैं तो ये आप सभी जानते हो कि मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब जब दो सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होकर भी मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस मॉलिक्यूल के बारे में भी समझेंगे जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बना है। ठीक है, तो जैसे अभी आप यहां देख रहे हो, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस? यहां पे एक ऑक्सीजन था, एक दूसरा ऑक्सीजन आया। ठीक है, दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे से क्लोजनेस बढ़ा ली और ये बॉन्ड बन गया। इस तरीके से इनका एक कॉम्बिनेशन हो गया, इनकी एक फैमिली बनी। तो ये मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहां आप देख रहे हो कि इस मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम है। मीन्स दो सेम टाइप यानी ऑक्सीजन के एटम इस तरीके से कंबाइन हुए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ओजोन, यही ऑक्सीजन अलग फिजिकल कंडीशन में हमारे एटमॉस्फेयर से थोड़ा ऊपर। तो इस तरीके से जब कंबाइन होते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। राइट, फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस एटम आप जानते हो P, लेकिन जब फास्फोरस अपना मॉलिक्यूल बनाता है तो वो एक साथ पूरे 4 फास्फोरस इस तरीके से मिल जाते हैं और तब जाके एक फास्फोरस मॉलिक्यूल, मतलब ये जो एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, जो ये पाया जाता है ना, ये इस फॉर्म में पाया जाता है फास्फोरस। सल्फर, इसको और भी तसल्ली नहीं है। 8 एटम सल्फर के आपस में जब इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं तब जाके सल्फर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो अब जैसे हमारी फैमिली होती है ना, डिपेंड करता है, किसी की फैमिली बहुत छोटी होती है, सिर्फ मियाँ बीवी 2 लोग हैं। किसी की फैमिली उससे भी छोटी होती है, 1 ही लोग होते हैं। किसी की फैमिली में 3, 4, 5। फैमिली एक सिंगल वर्ड है, टर्म है, लेकिन उसमें मेंबर्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे ये है मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, मॉलिक्यूल ऑफ, है एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे हमारी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग फैमिली के, एक सिंगल फैमिली के, वैसे ही यहाँ भी एक सिंगल फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं। इस तरीके से केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल किसके हैं? सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बने हैं। और इसलिए ऐसे इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये सारे के सारे जो है ना, ये एक तरह से एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। जब ये इस तरीके से, अब देखिए एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। ये जो आप देख रहे हो ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक, मान लो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। और जब ये इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं इकट्ठे, एक आपने एक बना लिया कि हाँ इतना सारा मॉलिक्यूल, बहुत सारा, बिलियंस ट्रिलियंस, जब एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए सोडियम की बात हम करते हैं तो बहुत सारे सोडियम एटम, आप ध्यान रखना, सोडियम एटम में बस उसकी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे एटम भी कई बार अगर कंबाइन हो जाते हैं तो बहुत सारे सोडियम एटम मतलब मॉलिक्यूल, मतलब एलिमेंट है। दिस इज सोडियम एलिमेंट, हमारे पास सोडियम एलिमेंट का बैग है।
इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सोडियम एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है मॉलिक्यूल है। तो इस टाइप से सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा नंबर में, बिलियंस, ट्रिलियंस, गजिलियंस में जब मिल जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, राइट। सो अभी तक आपने जो भी मॉलिक्यूल देखा तो दरअसल में आपने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देखा। यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हो एलिमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे वैसे मॉलिक्यूल को जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। लाइक अभी आप देख रहे हो, अकेले कहीं विचरण कर रहा था क्लोरीन, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन से मिला, हाँ भाई दे दूंगा तुम्हें, इसको चाहिए, इसने दे दिया, एक को लेना है, एक को देना है, हो गया, डीलिंग हो गया। तो डीलिंग हो गया, तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन जब कंबाइन हुए तो आप जो देख रहे हो ना, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। एक हाइड्रोजन जो कि अलग टाइप का है, क्लोरीन जो कि अलग टाइप का है, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, जिस मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ, ये जो दरअसल में है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अभी जो आपने पीछे देखा था वो था मॉलिक्यूल्स एलिमेंट का, और ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। तो अगर आप कंपाउंड को डिफाइन करोगे, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये अलग टाइप के 2 एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड है, इसने एक मॉलिक्यूल बनाया, और जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल इनफाइनाइट नंबर में हमने कलेक्ट कर लिया, देन वैसे कि हमारे पास HCl एक कंपाउंड है जो कि HCl है, HCl कंपाउंड हमारे पास है, और ये HCl का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ध्यान रखना, HCl जो कंपाउंड है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो HCl की प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा, वो होगा HCl का मॉलिक्यूल। इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक नहीं रहेगा, ये अलग अलग हो जाएगा। मीन्स कंपाउंड का जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो है कंपाउंड का मॉलिक्यूल, लेकिन एलिमेंट का जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मॉलिक्यूल से नीचे जाके एटम भी उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, राइट। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली, तो एक चीज़ आपके लिए और रह गया छोटा सा, वह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूल दोनों का होता है, एलिमेंट का भी कंपाउंड का भी, लेकिन जो एलिमेंट का है मॉलिक्यूल, उसको आप कितना भी ब्रेक करो सेम टाइप से बना होता है, लेकिन जब कंपाउंड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको। तो दिस इज द डिफरेंस। Molecules of an element is made up of only one type of atom, but molecules of a compound is made up of different type of atom. यही फर्क है, आपने देखा ना, डिफरेंट टाइप और पहले वाला सेम टाइप, ठीक है। एकदम क्लियर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए तो बस चुटकी हो गए, मसल दो ऐसे, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिसिटी, अभी मैं लाइव हूँ फ्रॉम सिप्रा सन सिटी, और इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एटॉमिसिटी, ठीक है। तो आगे बने रहिए हमारे साथ, हाँ। और पिछली वीडियोज़ को ना आप ज़रूर वॉच करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपका बेसिक पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है, आपने एक फैमिली में देखा कई मेंबर्स थे, जैसे एक सिंपल ऑक्सीजन का देखा, उसकी फैमिली में 2 मेंबर थे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ओजोन में 3 मेंबर थे, फॉस्फोरस में 4, और सल्फर में इनकी फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ी है, इनके फैमिली में ज़्यादा बच्चे हैं, तो 8 मेंबर्स की इनकी फैमिली थी। वैसे ही आप अगर कंपाउंड को देखोगे तो HCl में HCl 2 है, मतलब HCl मॉलिक्यूल में उसका जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल HCl है, उसमें कितने हैं, उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। किसी में जैसे H2O की बात करें 3 है। ऐसे ही अलग अलग एटम्स, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, सिंपल। अब जैसे O2 को देख लीजिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सीधी सी बात है, O2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इनको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब HCl में भी सेम चीज, हालांकि कंपाउंड का, HCl एक कंपाउंड है जिसमें H और Cl 2 एटम है, तो वही भी डाई एटॉमिक होगा। ओजोन 3 ऑक्सीजन मिलके ना ट्राई एटॉमिक। H2O की बात कर ले, 2H और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम, तो ट्राई एटॉमिक। वैसे 4 वाले को टेट्रा, 4 वाले को टेट्रा, किसी में 8 भी है तो उसको ऑक्टा बोलेंगे। सल्फर 8 मेंबर है इसमें, तो ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है।
तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में उसको उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बोलेंगे, राइट है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज, किसी मॉलिक्यूल में 1 एटम है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम जितने मेटल्स होते हैं ना नॉर्मली, उसके मॉलिक्यूल में और उसके एटम में कोई फर्क नहीं होता है। उसका एक एटम और एक मॉलिक्यूल बराबर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी एक ही एटम होते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे को क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। केमिस्ट्री की लैंग्वेज यही है, एक को मोनो बोलते हैं, 2 हो तो उसको डाई एटॉमिक बोलेंगे कि भैया ये इसमें 2 एटम है तो डाई एटॉमिक बोलो। किसी मॉलिक्यूल में चाहे वो कंपाउंड का हो, एलिमेंट का हो, 3 हो तो बोलेंगे ट्राई एटॉमिक है, ठीक है। और उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं, राइट। मीन्स कुल मिला के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो उसकी एटॉमिसिटी होती है, दैट्स ऑल। बाकी अब समझदार हो, काफ़ी समझदार हो, पकड़ लोगे सबको। अब एटम को हमने बहुत मिला लिया, सेम टाइप के एटम को मिलाया, डिफरेंट टाइप के एटम को मिलाया, बहुत पैचअप करा लिया। अब कुछ ब्रेकअप भी करते हैं। यहाँ जब ब्रेकअप होगा इनका ना, तो फिर नई नई चीज़ें लाइफ में भी ऐसी चलती है ना। खाली नए नए दोस्त बनते थोड़े ही हैं, बिगड़ते भी तो है। कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीति ये पुरानी है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं किसी का ब्रेकअप करवाते हैं, HCl का ही करवाते हैं, बहुत पैचअप करवाया, ब्रेकअप आज करते हैं। NaCl का करते हैं, NaCl। मान लो NaCl एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है NaCl। ये दोनों इस तरीके से इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट मिले हुए थे और ये अपना बॉन्ड बनाया हुआ था इन लोगों ने। अब हुआ क्या, इन दोनों का लफड़ा हो गया। क्लोरीन को किसी ने भड़का दिया कि भाई नाइट्रोजन तो सोडियम तो बड़ा, सोडियम का क्लोरीन ने ऐसे, अच्छा ऐसी बात है। दोनों की ब्रेकुटी तन गई और दोनों ने फैसला किया कि हम अब अलग होएंगे, तुम्हारे साथ अब ज़्यादा दिन हम नहीं टिक सकते। तो सोडियम अपने रास्ते, क्लोरीन अपने रास्ते। लेकिन चूंकि क्लोरीन को पूरा इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका था, तो वो अपना जो मिला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो वापस नहीं देगा। ये कोर्ट का फैसला आ गया, राइट। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा जो इसने ले लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह गया। तो इसलिए एक्चुअली में जो क्लोरीन एटम के पास होना चाहिए था 7 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये जो सोडियम का क्लोरीन का फेज है, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन आयन। अब ये एटम नहीं रहा। अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता तो एटम रहता, लेकिन यहां से टूटने के बाद ये जो स्टेट आया है, तो दिस इज नाउ क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड आयन। तो अब क्लोरीन एटम से आयन कैसे बना, पहले तो एटम से मॉलिक्यूल बना, और जब मॉलिक्यूल बना, जब अलग हुआ तो अब वो आयन बन गया, ठीक है। तो ये अलग अलग फेज में इसके अलग अलग नाम होते हैं। सोडियम, अब सोडियम की क्या कहानी है, इसने जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन दे दिया था वो तो इसका लुट गया। अब ये लुट के बेचारा, हाँ मैं लुट गया, बर्बाद हो गया है। क्लोरीन वो देखो मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है। अब इसको भी तलाश है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो चुका है, जो माइनस हो चुका है, इसको भी उस इलेक्ट्रॉन को पाने की तलाश है, ठीक है। तो ये जो इसका स्टेज है, जो इसने एक इलेक्ट्रॉन चूंकि दे दिया हुआ है, तो देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन। व्हाट इज सोडियम आयन, ठीक है। और जिसने डोनेट किया है, वो है कैटायन, जो पॉजिटिव आयंस है, मतलब कि चाहे 1 इलेक्ट्रॉन दे, 2 दे, 3 दे, अगर उसने डोनेट किया है तो वो पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड, तो यहां पे सोडियम होगा कैटायन। वैसे नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायन, तो यहां क्लोरीन क्या होगा, अनायन। जो नेगेटिव है, जिसने लिया है इलेक्ट्रॉन, वो अनायन हो जाता है, राइट। मोनो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। अब ये बहुत सिंपल है, ये जो आयन आप देख रहे हो, ये सिंगल एटम है ना, सिंगल एटम का चार्ज है ना, तो ये मोनो एटॉमिक आयन है, ये मोनो एटॉमिक आयन है। अब एक बात आती है पॉली एटॉमिक आयन की। तो सपोज कर लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा है, जैसे मान लो NH4 है, सपोज NH4 है। अब यहाँ पे एक एटम तो है नहीं, कुल मिला के 5 एटम है। इसके ऊपर अगर कोई चार्ज डेवलप होता है प्लस का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे एटम है इसलिए पॉली एटॉमिक, चार्ज डेवलप हुआ इसलिए आयन, तो पॉली एटॉमिक आयन। अगर SO4 है, एक एटम तो है नहीं, 5 एटम है, इसके ऊपर होता है -2 का चार्ज। तो अब चूंकि बहुत सारे एटम के ऊपर एक चार्ज डेवलप है, तो दिस इज पॉली एटॉमिक आयन। क्लियर है।
तो एक एटम के ऊपर अगर कोई भी चार्ज है, चाहे +1 +2 -1 -2 -3 समथिंग कुछ भी चार्ज है, अगर सिंगल एटम पे है तो मोनो एटॉमिक आयन है, अगर ग्रुप ऑफ एटम पे है तो पॉली एटॉमिक आयन है। अब मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का डिसीजन चार्जेस देख के मत करना कि अगर सपोज Na+ है तो दिस इज मोनो एटॉमिक आयन, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए Zn2+ तो आप क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक है। चार्ज देख के नहीं, एटम एक ही है ना Zn, इस पे चार्ज जो है, तो ये मोनो एटॉमिक आयन ही होगा, चाहे चार्ज 3+ ही क्यों ना हो, 3- ही क्यों ना हो, वो एटम कितने उसको देख के डिसाइड होता है। अब देखो जैसे इस पे एक ही चार्ज है तो ये मोनो एटॉमिक नहीं है, एटम कितने हैं इस बात पे डिपेंड करता है, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे डेफिनेशन आपके सामने लिख दिए हमने, आयन, कैटायन, एनायन, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इसको आप एक लोग ठीक से एक बार देख लेना नेक्स्ट पेज में। और यहाँ पे एक पूरा हमने टेबल बना दिया हुआ है। पॉजिटिव आयन सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जितने भी हैं आप इसको एक बार देख के याद कर लेना। हालांकि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में ये चीज़ बताया हुआ है, आपकी बस रिवीजन के लिए एक बार हमने यहाँ पे वापस से इसको लिख दिया है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये सब कुछ वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर वॉच करेंगे आप, क्योंकि उसमें ना बहुत सीक्रेट छुपा हुआ है कि कैसे एटम्स के बाहर के इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसे सब हुआ, कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे आप वेट निकालोगे, है उसको आप ज़रूर देखना। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसको देख लोगे ना तो फार्मूला, यूनिट मास, ये पूरा टॉपिक है, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ है, ये सारा उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लीज़ विजिट करना हमारे पिछले वीडियो को, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, BOC, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे इसका डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल फॉर एग्जांपल एक मैंने आपके लिए बता दिया हुआ है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज अगर मैं पता लगाना हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर एक चार्ज होता है, क्लोरीन इसके ऊपर 1 चार्ज होता है, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो कंपाउंड बन गया HCl। तो सबसे पहले कंपाउंड बनेगा कैसे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये उसकी चार्जेस पे डिसाइड होता है, उसकी वैलेंसी पे डिसाइड होता है, जो पिछले वीडियो में आपको हमने डिटेल में बताया हुआ। मास, तो अब H का मास होता है 1U और Cl का मास होता है 35.5U, दोनों को ऐड करोगे तो HCl के एक मॉलिक्यूल का वेट आपको पता चल जाएगा। और फॉर डिटेल वॉच आवर दिस सेक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम वापस इस चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे जो एटम्स, मॉलिक्यूल की बेसिक जानकारी जब लोगों को पता चली, और आपको ये बता दूं कि ये सब सबसे पहले डाल्टन साहब ने किया था, ठीक है। बाद में और भी रिसर्च हुए, ये साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट, ठीक है, वो सब आए। तो उन्होंने फाइनली ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसमें उन्होंने 2 रूल्स, 2 कंक्लूज़न निकाले। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल के अंदर उन्होंने 2 कंक्लूज़न निकाले और उसको नाम दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सब कंबाइन हो रहा है, 2 एटम कंबाइन हो रहा है, मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है, एलिमेंट्स कंबाइन, सब कॉम्बिनेशन तो चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, रिएक्शन तो चलता रहता है। तो ये पूरा जो रिएक्शन है उसका 2 थीम है, नंबर 1 2 रूल है, 2 लॉ है जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉलो किया जाता है। एंड द बोथ रूल, द 2 रूल इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 2 रूल हमेशा केमिस्ट्री के अंदर फॉलो होगा, चाहे वो छोटा से बड़ा कोई भी रिएक्शन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा। अभी यहां पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन पता है आपको, एक सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। लेकिन जब कभी ये दोनों कंबाइन होगा, एक सॉलिड एक ये कंबाइन होगा, तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन की कुछ और है, और ये जब केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये एकदम डिफरेंट चीज है, इनका इन दोनों की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन चीजें पूरी तरह से बदल गई, पर एक चीज है जो नहीं बदला। वो क्या है,
पूरे सिस्टम का टोटल मास। आप देखोगे ना, कार्बन का मास, सपोज आपने 12 ग्राम कार्बन लिया था और इसके अगेंस्ट में आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, मीन्स 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, दैट मीन्स ओवरऑल अगर रिएक्टेंट का वेट करोगे तो 44 ग्राम होगा। ठीक है, अब ये 44 ग्राम रिएक्शन होने के बाद अलग चीज़ बन गया, लेकिन जब उनका वेट किया गया ना CO2 का, तो वो भी 44 ग्राम मिला। मीन्स टोटल वेट बिफोर रिएक्शन 44, आफ्टर रिएक्शन 44, यानी मास का कुछ इधर उधर नहीं हुआ, मास एकदम से कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। क्रिएट होता तो पता चलता ये 44 नहीं है, 48 हो गया या 58 हो गया, कुछ भी हो सकता था। डिस्ट्रॉय होता तो पता चलता ये 40 ग्राम ही रह गया, 30 ग्राम ही रह गया। ठीक है, तो मास का क्या हुआ, क्रिएशन नहीं हुआ और ना ही डिस्ट्रक्शन हुआ। या इसी को दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का है, सेम है। ठीक है, दोनों में से जो लैंग्वेज आपको सूट करता हो वो आप करो। तो इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, स्टेट कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जो हमने पीछे बताया वो आप स्टेट कर देना और उसके साथ ही छोटा सा ये चिपका देंगे, चिपक जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग भी चिपका देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, ये एंड ये। ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, समझ गया। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अब आप लोगों ने समझ लिया होगा ना, Na2CO3, काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं इस पे। दिस इज सोडियम कार्बोनेट और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, CH3COOH। ये भी आपने नहीं पढ़ा है, 10th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्ट्स विथ दिस टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, CH3COONA। ये फॉर्मूले हैं, आप अभी समझ लो, याद कर लो या डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 and H2O मीन्स कुछ इस टाइप से हमारा रिएक्शन होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये और ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। अब इनका कहना है इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, यानी ये टू फॉर्म 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम H2O। अब ये बुड़बक पूछ क्या रहे हैं, सो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनको क्या लगता है हमारे को छोटा मोटा एडिशन नहीं आता है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपको पता है ना कि मास, टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन शुड बी सेम। तो बिफोर रिएक्शन कितना है, आप इसको ऐड कर लो। आप लिखोगे कैसे इसको, मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिख रहा है आपको, 6 + 5.3 दैट मीन्स 11.3 ग्राम। ठीक है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना दिख रहा है आपको, 8.2 + 2.2 + 0.9। इन सबको जब ऐड करोगे ना तो आपको पता है ये भी आएगा 11.3 ग्राम। तो हमने रिएक्टेंट के मास को ऐड कर लिया भाई 11.3 ग्राम, प्रोडक्ट के मास को ऐड कर लिया वो भी 11.3 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रैक्टिकली। ठीक है, मीन्स मास जो होगा रिएक्शन से पहले टोटल मास और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा। आप कितने भी रिएक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन लगा लो,
ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ एक प्रैक्टिकल था जिसमें आपने देख लिया कि ये लॉ जस्टिफाई, इस लॉ को जस्टिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब करेंगे सेकेंड लॉ, जो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट या इंडेफिनिट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? देखिए, अभी अगर मैं बात करूं चाय टी की, तो टी का जो प्रोपोर्शन है, जैसे मान लो मैं बहुत मीठा चाय पीना पसंद करता हूं तो मेरे चाय में शुगर ज़्यादा होगा, कोई नॉर्मल करता है तो वो नॉर्मल होगा, कम होगा, कोई बिल्कुल ही चीनी पीना ही नहीं उसको तो वो शुगर बिल्कुल नहीं डालेगा, वो एकदम फीकी चाय पिएगा। तो कहने को सभी लोग चाय पी रहे हैं, बट सब में शुगर का प्रोपोर्शन अलग अलग है। लेकिन किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर आप जाओगे तो कंपाउंड में प्रोपोर्शन हमेशा, ये नहीं कि इस कप का वो, उस कप का वो। अगर आपने वाटर की बात की सपोज, तो वाटर में ना, वाटर का एक फिक्स रेशियो है कि उसमें ना हर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे एक ऑक्सीजन एटम से। अब ये वाटर ऐसा नहीं है कि इंडियन वाटर है तो इसमें कुछ और होगा, अमेरिकन है तो कुछ और होगा, सी वाटर है तो कुछ और होगा, और ही वाटर है तो कुछ और होगा, कुछ नहीं। अगर वो वाटर है, प्योर वाटर है, दुनिया के किसी कोने में कहीं भी है, कुछ भी है, अगर वाटर है तो 2H 1O से मिलके ही बना होगा, वहाँ रेशियो आपको एकदम फिक्स मिलेगा। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए, जैसे CO2 में अमाउंट ऑफ C अपॉन अमाउंट ऑफ O की अगर हम बात करें, तो अगर 12 ग्राम कार्बन हमने लिया है ना, तो 16 × 2 30 ग्राम ऑक्सीजन होगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का वेट बाय वेट, अगर मैं नंबर की बात करूं तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 रेशियो है नंबर ऑफ एटम का। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो है 1:2। लेकिन अगर मास बाय मास देखें तो 1 एटम कार्बन का कितने ग्राम का होता है? 12 ग्राम का, 12 ग्राम का। और 2 एटम यानी ऑक्सीजन का कितने का होगा? 16 × 2 = 32। तो अगर वेट बाय वेट रेशियो निकालेंगे तो ये 3/8 होगा। अब ये पूरी दुनिया में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, तो वेट बाय वेट वो 3/8 ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी में 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड का वेट बाय वेट रेशियो दुनिया में यही पाया जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर का करोगे तो कार्बन 1, उसके अगेंस्ट में 2 ऑक्सीजन, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड में ये चीज स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ठीक है, अब वही वाटर की बात हम कर रहे थे, तो वाटर में अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर की, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर होगा 2:1। लेकिन अगर वेट वाइज करें तो 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा आपका 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2/16 दैट इज 1/8। अब मास बाय मास अगर वाटर का रेशियो निकालेंगे तो दुनिया के किसी भी वाटर में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो वेट रेशियो होगा 1:8 होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा। मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड द रेशियो ऑफ, अब आप देखिए, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ definite proportion by mass, and this is what law of constant proportion। न्यूमेरिकल्स जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपली आपको क्या करना होगा, एक कोई कंपाउंड की बात करेंगे, बोलेंगे इसमें फला इस रेशियो में पाया जाता है, अगर इसका अमाउंट इतना है तो उसका अमाउंट बताओ। आप क्या करना, अमाउंट ऑफ x अपॉन अमाउंट ऑफ y इक्वल टू गिवन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 ग्राम कॉपर। अच्छा ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को ऑब्टेन किया है, कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया है कितना? 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑब्टेन किया गया कहां से? तो 4 ग्राम कॉपर से। सीधी बात है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन किया होगा इन दोनों ने, ठीक है, तभी तो इसको मिला। तो 4 ग्राम कॉपर, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन हुआ है कॉपर का ऑक्सीजन से, जहां 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बना है। अब यहां पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना होगा।
रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होता है। तो अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को आप देखोगे तो निश्चित रूप से ये 1 ग्राम होगा, क्योंकि 4 + 1 5 ग्राम होगा, राइट। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को बनाने के लिए कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो यूज हुआ है, मीन्स रेशियो ऑफ कॉपर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस? दिस इज 4। कॉपर जहां 4 है, ऑक्सीजन वहां पे 1 है, मीन्स 4:1 के रेशियो में कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है, तब जाके कॉपर ऑक्साइड बना है। मीन्स कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर वेट बाय वेट की बात करो तो 4:1 का रेशियो है। चलिए अब इसी को जरा रिवर्स करते हैं कि क्या रिवर्स में भी ये चीजें सत्य हैं, ठीक है। अब इसको जरा हम बढ़ देते हैं। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, अब इन लोगों ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया, कहीं और से कॉपर ऑक्साइड उठा लिया, 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम उठा लिया, कुछ और उठा लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 10 ग्राम कॉपर ऑक्साइड उठा लिया। रिडक्शन गिव 8 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहां से इनको क्या मिलता है, अब ये जाहिर सी बात है रिड्यूस होगा तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये मिला इनको 8 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली 2 ग्राम आ जाएगा। तो यहां भी अगर आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड के अंदर ये भी दिखा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को जब तोड़ा भी ना तो कॉपर और ऑक्सीजन का जो वेट मिला, अगर उनका आप रेशियो निकालोगे ना, रेशियो ऑफ कॉपर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, आपको क्या मिलेगा, 8/2, दैट इज 4/1। आप कॉपर ऑक्सीजन को मिला के बनाओ तो भी यही रेशियो इसको चाहिए होगा, कॉपर ऑक्साइड को तोड़ोगे तब भी वही रेशियो आपको कॉपर ऑक्सीजन का मिलेगा। और ये दुनिया के किसी कॉपर ऑक्साइड से उठा के आप लोगे, आपको ये सेम चीज, मतलब कॉपर ऑक्साइड के अंदर सेम चीज ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, राइट। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स, ये डाल्टन साहब के पास एक बड़ी सी लालटन है, लालटन से ढूंढ के सबसे पहले एटम्स के बारे में रिसर्च इनने शुरू किया था। ये तो नील्स बोर वगैरह बाद में आए थे, सबसे पहले 17 समथिंग में ही इन्होंने अपना रिसर्च शुरू कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। अपने कंक्लूजन जो उनके हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। इनका कहना था ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब तक के डिस्कशन में हम यही तो देख रहे थे, एलिमेंट छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, बस वही बात थी। लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब तो हमारे लिए बच्चों वाली बात है, लेकिन उस समय जब लोगों को कुछ नहीं पता था तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, नहीं तो हाँ डाल्टन साहब है बहुत बड़े केमिस्ट, कोई बड़ी बात नहीं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखा था ना आपने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो दोनों सेम टाइप के होते हैं ना, ऑक्सीजन मिलकर बना होता है, तो दोनों का मास तो सेम ही होगा। अरे भाई एलिमेंट का जो एटम होगा वो सेम टाइप का होता है, तो मास हो सब कुछ तो सेम ही होगा उसका। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम ही है तो सब कुछ सेम होगा। थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सी नई बात है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो मास डिफरेंट होगा, एलिमेंट डिफरेंट है मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है मास अलग होगा। लेकिन ये उन्होंने तब भी बता दिया था जब एटम के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था लोगों को। ये इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अलग अलग कंपाउंड में उनका अलग अलग रेशियो तो होगा ही। हाँ, एक कंपाउंड चाहे कहीं का हो वो फिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं का वही रेशियो दिखाएगा सी और ओ का, वाटर एच और ओ का वही रेशियो दिखाएगा चाहे कहीं का भी हो। लेकिन अलग अलग कंपाउंड की बात करें तो जाहिर सी बात है H2SO4 में है 2 H है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो अलग अलग कंपाउंड में तो उनके एलिमेंट्स का जो उनके कंटेंट्स है वो अलग अलग होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको जरा ध्यान से देखना है आपको। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन साहब ने बहुत पहले जो बता दिया था,
इसी को बाद में स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, तो बाद में चल के यही जो रूल आप देख रहे हो ना, जो डाल्टन साहब का ये कंक्लूजन है, यही रूल बाद में चल के बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने पहले ही फरमा रखा था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि बाद में चल के बन गया कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर आप इसको भी जरा फोकस में लो, इसको भी जरा साइड में आओ, फोकस में लो, इसको ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ और छुपा है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम ही तो कंबाइन होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, सेम टाइप का कंबाइन हुआ तो एलिमेंट फॉर्म कर दिया फर्दर, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप का हुआ तो कंपाउंड हो गया, लेकिन फाइनली शुरुआत कहाँ से होती है? एटम ही तो कंबाइन होता है। तो इन्होंने कहा है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इसी को बाद में थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगा के, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में बनाते हैं ना, एक ही कहानी घिसट पिसट रहे हैं, कुछ में मिर्च मसाला लगा के कुछ कर दिया, तो इसी में जब बाद में मिर्च मसाला लगाया गया तो ये बन गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपसे पूछा भी जाता है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप बोलोगे द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन दैट एटम्स कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा है जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेस्ड है? द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन दैट एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड इज बेस्ड ऑन, यही रूल जाके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि डाल्टन की, कभी कभी पूछते थे कि डाल्टन की जितनी भी थ्योरीज है उसको लिख दो, तो 3 4 5 जितने होंगे 3 मार्क्स से होंगे तो सारे के सारे लिख देना। मेनली उसमें आपसे क्वेश्चन ये दोनों पूछे जाते हैं, ये ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, और अब नंबर है मोल कॉन्सेप्ट का। अब हम थोड़े से अलग सेक्शन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, एंड दिस सेक्शन इज द मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमारे को अभी 2 चीज़ें समझनी होंगी। हम जैसे मार्केट में फल सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 kg दे दिया है, ठीक है, केजी 2 kg 5 kg 10 kg शुगर वगैरह नॉर्मल जो हमारा केजी में होता है। लेकिन जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो क्या केजी में बात करते हैं? हम में से ज़्यादा तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे केजी में। 1 kg गोल्ड का कॉस्ट पता है ना आपको? वहाँ पे पर 10 ग्राम की वेटिंग होती है। 1 तोला है ना, 10 ग्राम पर 10 ग्राम वेट बात करते हैं, वो भी 50,000 है। सोचो 1 kg में, तो हमने से ज़्यादा लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो वो वेट भी जो उनका बेसिक होता है वो केजी वाला नहीं होता है, पर 10 ग्राम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ठीक है ना, तो जिस टाइप की चीज़ें हैं उस अकॉर्डिंग उनका जो मेजर है बनाया गया होता है। अब ये एटम की जब हम बात करेंगे तो एटम आपको पता है कितना छोटा है? 10 ग्राम गोल्ड तो फिर भी हम देख लेते हैं, 1 kg तो खैर बहुत है, वो तो नॉर्मली हम देखते रहते हैं, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम सोच नहीं सकते इतना छोटा है। ये देखने की बात तो छोड़ दो आप, राइट? तो क्या इसको भी हम ऐसी केजी ग्राम में मेजर करते रहे? प्रैक्टिकल तो नहीं होगा ना, इसके लिए एक अलग यूनिट बनाना होगा, है? और कभी भी जब कोई यूनिट बनाया जाता है ना तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। लाइक ये अगर आप बोलते हो कि ये लेंथ है ना इतना, ये 1 मीटर है या 15 सेंटीमीटर है समथिंग, स्केल आपका जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में आप बोलते हो 15 सेंटीमीटर का है। एक जो दुकानदार नॉर्मली मीटर का वो स्केल लेके चलता है 1 मीटर का होता है। तो ये व्हाट इज दिस 1 मीटर? ये हमारा हम लोगों का एक एजम्पशन है कि इस लेंथ को पूरी दुनिया 1 मीटर कहेगी। पूरी एक दुनिया की टीम एक जगह बैठती है कि हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, पूरी दुनिया इसी के रिस्पेक्ट में 1 मीटर, उसका डबल हुआ 2 मीटर, ट्रिपल हुआ 3 मीटर। तो हर एक मेजर जो हमारे लाइफ में यूज होता है उसका कोई एक फंडा बनाते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना? अरे जिधर उगता है पहले से, ऐसा तो नहीं है कि सन बाद में उगना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा ये ईस्ट, वो तो हमेशा से उड़ा है। बस उसके राइजिंग के डायरेक्शन को हमने एक नाम दे दिया ईस्ट, जिसको पूरी दुनिया मानती है, हम लोग पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अगर इतनी अजीब सी चीज़ जो बिल्कुल मतलब इतनी छोटी है तो उसके लिए भी एक अलग यूनिट बनाना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा ये पंगा आ गया, किसको यूनिट बनाऊं, क्या बनाऊं? हाँ, कार्बन को पकड़ा।
कार्बन को इसलिए पकड़ा क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड है, कार्बन का हर एक कंपाउंड में लगभग शामिल है। इतने इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप पकड़ लो, वो सब एक तरफ और कार्बन के कंपाउंड एक तरफ। तो भाई जिसका सबसे ज़्यादा कंपाउंड है, अगर आप वेट करोगे तो उसको तो इग्नोर कर नहीं सकते हो। तो लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं ना, कार्बन के रिस्पेक्ट में करें। जैसे आप करते हो ना, 1 मीटर का डबल हुआ तो 2 मीटर, ट्रिपल हुआ तो 3 मीटर। 1 kg एक बेसिक आपके माइंड में सेट है, उसका डबल हुआ 2 kg, 5 टाइम्स हुआ 5 kg। तो वैसे इन्होंने सोचा कि कार्बन के रिस्पेक्ट में सबको मेजर करें। अब कार्बन क्यों? क्योंकि कार्बन का सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन ने बना रखे हैं, तो उसको आप कैसे इग्नोर करोगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि कार्बन से अगर किया तो मैग्नीशियम को तो लोगों ने बोल दिया कि हाँ मैग्नीशियम इज 2 टाइम्स द कार्बन, ठीक है, फला इज 3 टाइम्स द कार्बन, जिसका वेट। तो कुछ ही एलिमेंट थे जो इसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बन पा रहा था, बाकी कोई 1.5 टाइम्स, कोई 1.9 टाइम्स, कोई 1 समथिंग। तो ये स्टैंडर्ड नहीं बन रहा था। लेकिन जब उस कार्बन को उन्होंने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसके एक पार्ट को उठा लिया, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जब वेट शुरू किया तो जितने एलिमेंट थे सब होल नंबर ऑफ टाइम्स हो गए। हाइड्रोजन उस जो कटिंग है कार्बन का 1/12 पार्ट जो है उसका 1 टाइम्स, कोई 4 टाइम्स, कोई 5 टाइम्स, कोई 8 टाइम्स, कोई 12 टाइम्स, ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब उसके कुछ नंबर ऑफ टाइम्स आ गए। तो अब लोगों को चमका कि अच्छा कार्बन लेने के हमने ठीक किया, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड में आसानी होगी, और उसका 1/12 क्यों? क्योंकि उसके 1/12 से बाकी के एलिमेंट भी आसानी से कंपेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ से एक अलग यूनिट इन लोगों ने बनाया जिसको नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट, यानी जिसको बाद में चल के लोगों ने यूनिफाइड मास बोला। पहले AMU बोलते थे, है ना, हमारे यहाँ में मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। बाद में लोगों ने कहा यूनिफाइड मास इसको करते हैं। तो व्हाट इज दिस यूनिफाइड मास? 1/12 मास ऑफ C12 एटम इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स ये कार्बन है, इसको आप 12 इक्वल पार्ट में कट मार दो, इसका कोई एक पार्ट उठा लो, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इस कार्बन को 12 पार्ट में अगर आपने डिवाइड किया तो उसका जो एक पार्ट है मास ऑफ इस पूरे का 1/12 पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, ये है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी के रिस्पेक्ट में बाकी दुनिया भर के जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, जितने भी आपने पढ़े हैं, वो सब इसी कार्बन के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ एन एटम ऑफ और अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन यू। भाई एटम जो बहुत छोटा है उसी के लिए तो बना है, तो उसको यू में मेजर किया जाता है। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16U, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32U, ठीक है। अब जैसे आप ऑक्सीजन एटम की बात करें, एक एटम 16U होता है, अगर मॉलिक्यूल बात करें उसमें 2 ऑक्सीजन हो जाते तो 32U हो जाएगा। वाटर आप पता ही है H2O, तो इस अकॉर्डिंग सबका मास निकाला जाता है, ठीक है। मीन्स ये एक हमारा फंडामेंटल चीज है, ये 1 AMU या 1U। तो जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स को वेट किया जाएगा वो इसी U के रिस्पेक्ट में। जैसे फल सब्जियाँ आप केजी में खरीदते हो, ग्राम में खरीदते हो, मिल्क लीटर में खरीदते हो, गोल्ड पर 10 ग्राम पे के अकॉर्डिंग खरीदते हो, कपड़े लेंथ मीटर में खरीदते हो। तो वैसे ही जब आप किसी एटम या उसके मॉलिक्यूल को वेट करोगे तो यूनिफाइड मास यानी यू में उसका यूनिट आप यू दोगे, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब तो एक बात हमने कर ली वेट के रिगार्डिंग कि चलो इसको हम स्टैंडर्ड वेट मानेंगे, लेकिन अब एक नंबरिंग की भी बात होती है, नंबर की भी बात हम लोग कर लेते हैं। नंबर में क्या, जैसे अब हमारी रियल लाइफ में भी देखो ना, अगर आप एक 12 मान लो 12 पेंसिल्स है आपके पास, तो आप कितना बोलते हो? मेरे पास 1 डजन पेंसिल है। केले खरीदने जाओगे तो क्या बोलेगा? हाँ भाई 50 का डजन मतलब 12 केले। तो जैसे हमने 12 काउंटिंग को डजन का नाम दिया है ना, दर्जन का नाम दिया है, 100 काउंटिंग को सेंचुरी का नाम दिया है, वैसी एटम्स की जो काउंटिंग है उसके लिए जो स्पेशल नंबर है वो है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और ये नंबर है 6.022 × 10⁻23, राइट।
द नंबर 6.022 into 10 to the power 23 इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ये जस्ट लाइक एक डजन या एक सेंचुरी की तरह है। एक डजन मतलब 100, तो सेंचुरी मतलब 100, एक डजन मतलब 12। वैसे ही अगर हो गया इतना तो हो जाएगा ये मोल। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर है, यूनिक नंबर है, जैसे 12, 100, वैसे यूनिक नंबर ये है। और इस यूनिक नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है? मोल। अ पाइल ऑफ इतना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इज नोन एज 1 मोल ऑफ दैट एटम। अगर आपके पास 12 पेंसिल है तो आप बोलोगे 1 डजन पेंसिल है। आपके पास 12 चेयर है, आप बोलोगे 1 डजन चेयर है। 12 बंदों को खड़ा कर रखा है, आदमियों को खड़ा कर रखा है, बोलोगे 1 दर्जन लोग, 1 डजन लोग वहां पे खड़े हैं, राइट ना। अब 1 डजन मीन्स काउंटिंग में 12। डजेंट मैटर कि इंसान है कि जानवर है कि चेयर है कि क्या है, डजेंट मैटर। 1 डजन सिंपली मीन्स 12। वैसे 1 मोल सिंपली मीन्स 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, मीन्स काउंटिंग में अगर आपके पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स है तो आप बोलोगे हमारे पास फलां एटम का 1 मोल है। नहीं, चेयर का हमारे पास 1 डजन है, 12 अगर है आपके पास चेयर तो 1 डजन इंसानों को हमने इकट्ठा कर रखा है वैसे ही। ठीक है ना, 1 डजन लाइक 1 मोल। लेकिन बस फर्क ये, डजन मतलब 12, मोल मतलब इतना नंबर। ठीक है, दिस इज 1 मोल। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको ये समझना होगा कि जब 1 मोल की हम बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर एटम, अगर हमने ये देखो एक सिंगल एटम है, ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, और ये एटम अगर आपने गिनती के 6.022 इंटू 10 to the power 20, 1 2 3 ऐसे करके अगर इतना आपने कलेक्ट कर रखा है काउंटिंग में, सो आप कह सकते हो कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है, एटम है। ऑक्सीजन एटम का ग्रुपिंग अगर इस नंबर में कर रखा है तो आप बोलोगे आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। इन द सेम वे अगर आपने मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, आपने एटम को कंबाइन किया था, एटम। अब आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उठाया और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल 1 2 3 4 ऐसे करते काउंटिंग करते करते इतना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्रिएट कर दिया, रख लिया, इकट्ठा कर लिया। तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कुछ भी अगर आपने HCl ये एक आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, अगर इस टाइप का आपने 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके अगर आपने 6.022 इकट्ठा कर लिया तो आप क्या बोलोगे आपके पास 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मीन्स 1 मोल इज नथिंग, चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, चाहे जस्ट पहले आपने देखा था एटम का ग्रुपिंग हो। मीन्स जैसे ही आपने पाइलिंग कर ली 6.022 इंटू 10 to the power 23 मीन्स आपने 1 मोल कर लिया। अब एटम को किया तो 1 मोल ऑफ दैट एटम, molecule 1 mole of that molecule, right? So this is all about mole concept। और मोलर मास सीधी सी बात है, 1 मोलर मास का क्या मतलब हो? 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। यहाँ एक चीज और नोट कर लेना आप, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोलर मास। जैसे HCl की बात करोगे तो क्लोरीन होता है 35.5, हाइड्रोजन होता है 1, तो इसका जो टोटल वेट होगा वो होगा 36.5 U। चूंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है इसलिए इसका वेट हम मेजर करेंगे किसमें? U में, तो इसका वेट होगा 36.5 U। एंड दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl का मतलब HCl के एक मॉलिक्यूल जो आपके सामने दिख रहा है उसका वेट वो क्या होगा? 36.5 U। लेकिन जब पूछा जाए मोलर वेट ऑफ HCl तो इसका मतलब आप समझते हो, इस टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इतना मॉलिक्यूल, समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन बाय द वे एक यहाँ पे आपको एक अच्छी बात मिलेगी कि अगर मोलर वेट की बात करें, मोलर वेट ऑफ HCl, तो ये क्या हो जाएगा? देखो मैग्नीट्यूड में यही रहेगा, 36.5 ही रहेगा, ये 36.5 ही रहेगा, लेकिन ये ग्राम में हो जाएगा, ध्यान रखना। मीन्स ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट है ना, सीधे सीधे ग्राम में आप कन्वर्ट कर दो। फर्क समझ रहे हो ना? यू और ग्राम में क्या होगा? यू
एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट होगा जो कि बहुत बहुत कम होगा। ग्राम एक पाई जब बना लोगे 6.022 इंटू 10⁻23 का, उसी चीज़ की इतनी पाइलिंग जब हो जाएगी तो वो हो जाएगा उसका मोलर वेट। तो ये फ़र्क है मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट में। मॉलिक्यूलर वेट आप नॉर्मली यू में एक्सप्रेस करते हो और मोलर वेट आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो। यानी मॉलिक्यूलर और मोलर वेट में एक डिफरेंस है 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम्स का। इसको हल्के मत लेना, नंबर सेम दिख रहा है तो अब ये मत मान लेना कि सेम है। यहाँ यू और ग्राम है, यू से एवोगैड्रो नंबर ऑफ टाइम्स बड़ा है ग्राम। क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन मोलर एंड मॉलिक्यूलर मास, तो बोलना 1 मोल का मास मोलर मॉलिक्यूलर मास, इट इज जनरली मेजर्ड इन यू, but mass of 6.022 into 10⁻23 species particles is called molar mass. Generally it is expressed in gram. Okay, clear? तो आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो जस्ट अब आपको हम असाइनमेंट यहाँ दे देते हैं, आप इन असाइनमेंट्स को करोगे। ठीक है, जब ये असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे तब आप समझ लेना आपका अपना चेक पॉइंट क्लियर है और ये चैप्टर आप एकदम कंप्लीट कर चुके हो, एकदम तोड़ फोड़ मचा दोगे, आग लगा दोगे। राइट, अभी जो आपने सीखा है एवोगैड्रो नंबर क्या है, मोलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, तो इनको और भी क्लियर करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिए। ये टेबल है पूरा, इस टेबल को अगर आप पहले तो ये 4 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ, बाकी 4 आप करोगे और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट चाहिए हमें, क्या चाहिए? एटॉमिक वेट। सोडियम का एटॉमिक वेट आपने पहले ही पढ़ रखा है, 23U होता है। एटॉमिक वेट मतलब सोडियम के एक एटम का वेट, और हमने आपको बताया है कि एटम या मॉलिक्यूल नॉर्मली यू में, यूनिफाइड मास में मेजर किया जाता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23U। अब आइए ग्राम एटॉमिक वेट या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स वेट या फिर मोलर वेट। देखो ये सब कुछ सेम है, मतलब ये तो एक एटम का वेट हो गया, लेकिन अगर नंबर में आपने ले लिया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को उठा लिया, मतलब आपने सोडियम का 1 मोल रखा, और चूंकि एटम का मोल है इसलिए इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। अब इसके लिए सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। ये 23U है ना, आप सिंपली 23 तो न्यूमेरिकली वही रहेगा, U ग्राम में चेंज हो जाता है, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि U से एवोगैड्रो नंबर ऑफ टाइम्स जब कर देते हैं तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक एटम है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ टाइम्स एटम है, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब सोडियम का जो सोडियम की खास बात क्या है कि इसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, ये मोनो एटॉमिक है, तो जो इसका एटॉमिक वेट होगा वही इसका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट कितना दिखेगा, 23, चूंकि एटम या मोल है तो U या G, बिल्कुल ठीक, U, 23U। ठीक है, अब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वेट या मोलर वेट, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, ये नाम अलग अलग है बट मतलब इन सब का एक ही है कि 1 मोल सोडियम मॉलिक्यूल का। तो चूंकि मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का 23U है, तो अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 23 ग्राम्स हो जाएगा। राइट है, तो ये बात आई सोडियम की, जो कि एक मोनो एटॉमिक एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए मॉलिक्यूलर और एटॉमिक सेम है, और ये ग्राम में जस्ट कन्वर्टेड है। अब चलिए, अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की बात चली तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है आपने पढ़ा होगा 16U है, तो इसका एटॉमिक वेट होता है 16U। लेकिन एक एटम का वेट हुआ ना 16U, अब आपको चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट या फिर 1 मोल ऑक्सीजन का वेट। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, सिंपली U को चेंज कर दो ग्राम में, तो ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम्स। राइट, अब आते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का एटम और मॉलिक्यूल तो सेम नहीं है, आपने देखा था ना, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। तो
तो अगर एटॉमिक वेट 16U है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बट नेचुरल है 32, क्योंकि वो डबल होता है ना, जॉइंट देखा था हमने, डबल होता है। अब जब आप एटम का एवोगाड्रो नंबर लोगे तो सिंपली 16 ग्राम में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब इसके मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर बनाओगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ टाइम्स का मॉलिक्यूल उठाओगे, तो जाहिर सी बात है इसका डबल हो जाएगा, तो ये 32 ग्राम्स हो जाएगा। मीन्स अगर 1 मोल सोडियम का मॉलिक्यूल है तो 32 ग्राम, 1 मोल सोडियम का एटम आपने ऑक्सीजन का एटम उठाया हुआ है तो 16 ग्राम, क्योंकि इसका ये डबल होता है, ये डाई एटॉमिक होता है ऑक्सीजन, राइट। अब चलते हैं फॉस्फोरस भैया को देखते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31U। कितना? 31U। मतलब फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस एटम को पकड़ोगे तो 31U का होगा। तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल फॉस्फोरस एटम को पकड़ोगे तो कितना होगा? 31 ग्राम। अब आते हैं फॉस्फोरस के मॉलिक्यूलर वेट पे। आपको याद होगा ना, फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल 4 फॉस्फोरस से बना था, तो एक ही मॉलिक्यूल फॉस्फोरस के एटॉमिक वेट का 4 गुना हो जाएगा। तो एक एटम का वेट अगर 31U है तो इसके एक मॉलिक्यूल 31 इंटू 4 यानी 124U का होगा फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब उस मॉलिक्यूल को आप 1 मोल ले लोगे, मतलब वैसे मॉलिक्यूल को अगर 6.022 इंटू 10⁻23 काउंटिंग में पूरा कर लोगे, यानी 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 124 ग्राम्स। बस। मीन्स एटम या मॉलिक्यूल को अगर 1, 2, 10 को वेट करो तो यू में रखना है, और जैसे ही आप उसको चले जाते हो मोल में, तो मोल को आप सिंपली ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। वाटर में तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। वाटर का जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा वो उसका मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि H2O को फर्दर आप ब्रेक करोगे ना तो वाटर रह ही नहीं जाएगा। तो वाटर में H2O से नीचे हम नहीं जाएंगे, उसके एटम की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कोई बात नहीं करेंगे हम इसकी। अब चूंकि एटम वाली वाटर की मिनिमम पॉसिबिलिटी उसका एटम है ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करते, डायरेक्ट आते हैं मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 2 और 16 18U आपको पहले से ही पता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके पास है, मतलब 18U है। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल का एक पाइलिंग है एवोगाड्रो नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, तो फिर ये हो जाएगा आपका 18 ग्राम, सिंपल, ठीक है। तो ये 4 जो मैंने आपको भी समझाया है, इसको आपको 2 बार 3 बार रिकैप करके बार बार देखो, उसको ठीक से दिमाग में सेट करो, ठीक है। और जब ये सेट हो जाए तो आपके चेक पॉइंट के लिए हमने ये 4 फर्दर क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको फिल करना है खुद से, ये आपको खुद से सारे कॉलम फिल करने हैं। अगर आप ये सक्सेसफुली फिल कर लेते हो तो समझ लो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसमें आगे भी न्यूमेरिकल से, ये तो आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए मैंने ये सब समझाया है कि इसके क्या रिलेशंस होते हैं, क्या मायने हैं इसके। अब देखते हैं कि ये जो पेपर्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, मोल का, नंबर ऑफ एटम्स का और मास का, इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है ये रिलेशन इनका। अक्सर आपको इन तीनों को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 चीज आपके स्क्रीन पे सामने है, इसको आप ना माइंड में पहले सेट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सेंटर में होगा हमारा मोल, सेंट्रल आइडिया हमारा क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स। और एक और आइडिया हमारा मास ऑफ सैंपल। तो अक्सर इन्हीं तीनों में से किसी 2 को रिलेट करके, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, तो यहां से यहां, कई बारी सीधा स्किप करेंगे लोग, राइट है, या फिर इधर से इधर। मतलब इन्हीं तीनों में घुमा फिरा के कोरिलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को रिलेट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर आपसे किसी ने दे दिया है कि मेरे पास 12.044 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ फला है या मॉलिक्यूल्स ऑफ फला है, तो बताओ मोल कितने हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास इतना मोल ऑफ फला है, तो बताओ उसमें एटम है मॉलिक्यूल कितने हैं, ठीक है। कभी आपको दे देंगे मेरे पास इतना मोल फला सब्सटेंस का ऑक्सीजन का है, तो बताओ इसमें कितने, इसका मास कितना होगा।
कभी कभी ये कि मास इतना है ऑक्सीजन का, तो बताओ इसमें मोल कितने होंगे। इन्हीं तीनों को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले आप रिलेशन को याद रखो। जब कभी आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बड़े बड़े नंबर जब हो, उसको मोल में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कि नंबर आप देख रहे हो ना, एवोगाड्रो नंबर, आप क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो काफ़ी बड़े 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 नंबर हो, उनको सिंपली एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और अगर मोल्स दिया हुआ हो तो उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आपको पता हो इतना मोल है, उसमें मास कितना होगा, तो आपको पहले मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। जो मास ऑफ आपने बहुत सारे निकाले होंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो उसमें आपने देखा था ना फॉर्मूला का मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास, ये आप एक फॉर्मूला का मास निकाल लोगे, उसी को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखोगे तो वही मोलर मास होगा। तो आपको 1 मोल का मास खुद से निकालना होगा। ठीक है। तो 1 मोल का मास निकाल लेना। ठीक है। और मोल को आपको क्या करना है, गिवन मोल को, जैसे 3 मोल आपका सपोज वाटर दिया हुआ है, पूछ रहे हैं उसका मास कितना होगा, 3 मोल वाटर। तो 1 मोल वाटर का आपको खुद से निकालना होगा। ये मोल बड़ा अनमोल है? तो 1 मोल वाटर H2O 18 करके आपने मिनट निकाल लिया, 18 ग्राम। अच्छा, तो 1 मोल 18 ग्राम है, तो कॉमन सेंस की बात है 3 मोल कितना होगा, 18 × 3, यानी मोलर मास आपको निकाल लेना होगा, मोलर मास। ठीक है ना। आप क्या करोगे, मोलर मास निकाल लोगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अब सैंपल में आपको दे रखा है कि आपके पास सपोज 36 ग्राम वाटर है, तो बताओ कितने मोल हैं। वंस अगेन आपको वाटर का मोलर मास निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मोलर मास, वाटर का मोलर मास, दैट मीन्स 1 मोल का मास 18 ग्राम। ये आपको सेल्फ से निकालना होगा। और गिवन सैंपल, सपोज आपको कह रहे हैं कि 36 ग्राम वाटर है आपके पास, तो 36 ग्राम सैंपल है, 18 ग्राम उसका 1 मोल होता है, तो 36/18 कर दोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाएगा। अगर 9 ग्राम वाटर है, ठीक है, 9 ग्राम, तो 9 डिवाइडेड बाई 18 कर दोगे, हाफ मोल होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को इंटर कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा, कई बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेके ना सीधे सीधे पूछेंगे मास, तो आप क्या करना, इस स्टॉप का यूज़ करना। आप ध्यान रखना, डायरेक्ट आप इससे वहाँ मत जाना, पहले नंबर ऑफ मोल से निकालना, और जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए तो मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देना। या फिर गिवन सैंपल का मास देके आपसे मोल पूछे तो आप रिवर्स, वंस अगेन मोल निकालना पहले, फिर ये करना। मीन्स अगर डायरेक्ट इनको रिलेट करना हो तो ध्यान रखना बीच में स्टॉप होता है, ये इस स्टॉपेज का आपको यूज़ करना है, राइट। तो इस चीज़ को एक बार पहले तो ध्यान से एक बार देख लो, माइंड में सेट कर लो। और अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे कैसे, जो अभी हमने समझाया ना, एक एक करके यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है। और फिर असाइनमेंट दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से क्लियर कर लेना, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो भी देखते हैं हम लोग। फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मीन्स अब हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, राइट। तो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो सोडियम एटम या मॉलिक्यूल, सोडियम की बात कर रहे हैं तो एटम मॉलिक्यूल सेम ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, सोडियम। ठीक है। गिवन कितना है, गिवन एटम्स है हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻²4। इसको हमने सिंपली डिवाइड करना है किससे, एवोगाड्रो नंबर से। किससे, 6.022 इंटू 10⁻23। कट, 2 जा। अब ये 23 नीचे, 24 ऊपर है, तो ऊपर बचेगा 10/2 यानी 5। ठीक है। कितने मोल्स होंगे, 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम बोलो तो, या मॉलिक्यूल से बोलो तो, दोनों सेम ही होगा। सोडियम के केस में सेम ही होता है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। मतलब हमारे पास इतना एटम है ऑक्सीजन का, तो कितना मोल है ऑक्सीजन एटम का। वंस अगेन वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मीन्स ऑक्सीजन एटम की जंबलिंग हुई है, मॉलिक्यूल की नहीं। तो कितना होगा ये,
वंस अगेन गिवन कितना है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन, अगर 1 मोल की बात करें तो कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर से इसको सिंपली डिवाइड कर देना है इंटू 10 टू द पावर 23, कट 2, ये कटेगा तो ऊपर 10 बच जाएगा, यानी 2 इंटू 10 अपॉन कुछ नहीं, कट हो गया, यानी 20 मोल्स। ठीक है, मीन्स इतना सैंपल अगर आपके पास है, इतने एटम्स है, मतलब 20 मोल ऑक्सीजन एटम आपके पास है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इस वक्त आपके पास ऑक्सीजन एटम था पहले, लेकिन अब मॉलिक्यूल है। वंस अगेन करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस वक्त बस मॉलिक्यूल का मोल है, दोनों में फर्क है, मॉलिक्यूल का मोल और एटम के मोल में फर्क है। ठीक है, कितना होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 जो गिवन है, अपॉन 1 मोल से डिवाइड करो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर को नंबर से ही करेंगे ना, 2 ये कट जाएगा, 10 जा, वंस अगेन 20 मोल्स। लेकिन 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में फर्क है। वेट वाइज ये डबल होगा, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल का 20 मोल है और यहां पे एटम का 20 मोल है, और एटम से मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का डबल भारी होता है, तो इससे इसका वेट डबल होगा। बाय द वे मोल में सेम होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वाटर में तो कोई झंझट है नहीं, जैसे मेटल्स में एटम मॉलिक्यूल का झंझट नहीं होता, वाटर में भी एटम मॉलिक्यूल का झंझट नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना। वंस अगेन करना कुछ नहीं है, सबको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूल ही होगा, अंडरस्टूड है। तो आप डिवाइड करोगे 18.066 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कट कर दो, त्रिज्या में ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 30 मोल्स, मतलब आपके पास 30 मोल वाटर के हैं। ठीक है, तो जब कभी आपको नंबर ऑफ एटम्स इतने बड़े बड़े दिए हो और पूछे कितने मोल्स होंगे, तो सिंपली नंबर ऑफ एटम्स को जो काफ़ी बड़े नंबर में होंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, अपने आप वो मोल आ जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोल। सिंपल सी बात है, अभी तक क्या कर रहे थे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो से डिवाइड कर रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा था। अब वापस क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोल्स दे रखे हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन सोडियम, तो क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सोडियम है इसमें दोनों में कोई फर्क होगा नहीं, सीधे मोल को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, यानी 3 6 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा आपका, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इतना एटम्स या मॉलिक्यूल्स। राइट, सेम यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, सीधे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, एटम की बात कर रहे हैं तो एटम्स होगा, सीधी सी बात है, यानी 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यहां भी सेम काम करना है, सब कुछ वैसे रखना है आपको। ऑक्सीजन के बस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो भी करना आपको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बस एटम को कर रहे हो तो एटम लिखो, मॉलिक्यूल को कर रहे हो तो मॉलिक्यूल लिखो। 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम विद वाटर, आपके पास 3 मोल वाटर है ना, तो 1 मोल होता तो इतने मॉलिक्यूल होते, 3 मोल है तो सीधी सी बात है 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो ना, कि अगर आपको मोल्स निकालना हो तो सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मोल्स गिवन हो तो। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स सीधे निकल जाएगा। राइट, अब अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। ये आपका फाइंडिंग मास ऑफ सैंपल फ्रॉम गिवन मोल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अभी, और इसके बाद वाला जो सेक्शन होगा वो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना। फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम। मास
ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम। इस केस में आपको 1 मोल का पता होना चाहिए या गिवन होगा। तो सोडियम का आपको पता ही है, एक एटम 23U का होता है, तो 1 मोल सोडियम कितने का होगा? 23 ग्राम का होगा। ठीक है, अब 1 मोल 23 ग्राम का है, लेकिन आपके पास है 2 मोल, तो ये कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आता है कि 1 मोल के मास का डबल करना है हमें। तो मतलब नंबर ऑफ मोल को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 मोल, मोलर मास से, यानी 23 ग्राम से। ठीक है, 46 ग्राम। अरे 1 मोल होता तो 23 ग्राम होता, तो 2 मोल होगा तो जाहिर सी बात है 2 टाइम्स होगा। और इन सब में आप ऐसे फाइंड द मास ऑफ इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां पे आपको ध्यान देना है। एटम की जंबलिंग की है आपने, तो एटम का वेट कितना होता है? 16U। तो अगर एटम का मोल होगा आपके पास, एटम की जंबलिंग होगी तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 होता है। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन का एटम का 1 मोल है, दैट मीन्स आपके पास 16 ग्राम अवेलेबल है। लेकिन यहां पे 1.5 मोल है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स 16, 1 ग्राम का, तो ये हो जाएगा आपका 24 ग्राम। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का 1.5 मोल है, तो पहले ध्यान देना 1 मोल 16 ग्राम का होता, 1.5 मोल। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन देखोगे, ध्यान दोगे इस चीज को, मास ऑफ इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर आपसे सीधे पूछा जाए ऑक्सीजन, तो आप समझ लेना वो मॉलिक्यूल, इसकी बात कर रहे हैं। जब तक एटम लिखा ना हो, ठीक है, तब तक आपको मॉलिक्यूल समझना है उसको। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन तो O2 होता है ना उसका मॉलिक्यूल, तो 16 टू 32U होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मोलर वेट 32 ग्राम। ये चीजें मतलब 1 मोल का वेट जो होता है ना, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। या तो अगर कंपाउंड होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एटम होगा तो उसको आपको जो पहले से गिवन डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपने क्या समझा? ओ मॉलिक्यूल, मतलब ओ मॉलिक्यूल का अगर आपके पास 1 मोल होगा, मॉलिक्यूल की जंबलिंग होगी तो 32 ग्राम होगा एक इसका मोलर वेट। तो मास ऑफ या वेट ऑफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेकिन यहां ध्यान रखना मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो एटम का तो 1.5 तो होगा, लेकिन किसका? अब एक मॉलिक्यूल 16 का नहीं है, एक मॉलिक्यूल 32 का है, तो 32 का 1.4 टाइम्स करोगे आप 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 48 ग्राम्स। यहां पे आपने देख लिया ना, ऑक्सीजन एटम के मोल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल में, मोल सेम दिख रहा है आपको, 1.5 मोल 1.5 मोल, लेकिन ये 24 ग्राम का है और ये 48 ग्राम का है, क्योंकि एटम का डबल होता है मॉलिक्यूल। फाइंड द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ वाटर, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, 1 मोल वाटर का आपको पता ही है 18, तो 2.5 पूछेंगे तो सिंपली 2.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपका 45 ग्राम्स। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको ना अच्छे से, ये चारों क्वेश्चन तो करो ही करो, और भी जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आप कर लोगे। राइट, नेक्स्ट अब रिवर्स चलते हैं फिर से। फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास, बस रिवर्स चलेंगे। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सैंपल का मास आ रहा था, अब सैंपल का मास दिया है, मोल पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? सैंपल को मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। राइट, मोलर मास लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मॉलिक्यूल, वंस अगेन सोडियम का सेम ही होता है, तो 69 ग्राम हमारे सैंपल का मास है, लेकिन सैंपल क्या है? तो सोडियम का। मोलर मास कॉमन सेंस से, मोलर मास सोडियम का 23 ग्राम, यस 23 ग्राम। मतलब हमें क्या करना है? 69 को 23 से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो सॉल्यूशन आते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम गिवन मास जो कि 69 है, 1 मोल का मास 23 है, सीधे कट जाएगा, इतना ग्राम्स था, इतना ग्राम से सब कट उठ के 3 मोल्स। मीन्स अगर आपने सोडियम का इतना ग्राम लिया हुआ है ना, दैट मीन्स आपने 3 मोल लिया हुआ है। नहीं, अगर काउंटिंग में 24 है, डजन वाइज बोलेंगे तो 2 बोलेंगे, 2 डजन है ना, क्योंकि 24 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो वैसे इतना मास सैंपल में है, इतना 1 मोल का होता है, तो 3 मोल, पता चल गया। ठीक है,
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ एटम की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन एटम के मोल की बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास सैंपल कितना है 64 ग्राम का, लेकिन ये डिवाइड होगा एटॉमिक, मतलब अगर एक एटम का मोल होगा आपके पास तो कितना होगा 16, तब ये 16 से डिवाइड होगा। और आपके पास 4 मोल होंगे किसके, ऑक्सीजन एटम के। बट अगर आपके पास 64 ग्राम है वेट वाइज, लेकिन पूछना है कि मॉलिक्यूल का मोल कितना होगा। अगर मॉलिक्यूल वाइज जो देखना चाहते हैं तब आपको 64 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 मोल ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल यानी 32 ग्राम से, 32 ग्राम से। अब ये कट के हो जाएगा आपका 2 मोल्स, ठीक है ना, 2 मोल्स। मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम है तो 4 मोल हो गया। अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 2 मोल रह गया, क्योंकि आपको पता है ना एटम का डबल वेट होगा मॉलिक्यूल में। वंस अगेन, अब इन चीज़ों में यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 63 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन हमारा मास कितना है 63 ग्राम। और एक चीज़ जो आपको अपने कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, वाटर का मोलर मास यानी H2O दैट मीन्स 18 ग्राम। ये आपको रटाया होगा, कट। अब इसको आप कट करोगे तो 9 2 जा 9 7 जा यानी 3.5 मोल्स ऑफ वाटर। ये सेक्शन भी खूब पूछा जाता है। मतलब ये जो आपका थर्ड और फोर्थ अभी जो किया है और इसे जस्ट पहले जो किया है, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, अच्छे से इसको करोगे, ये चारों क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे, पिछला सेक्शन भी और ये सेक्शन भी। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे। अब सीधे क्या होगा, फाइंड द मास फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको याद है ना, यहाँ पे मास था हमारा, मास, और बीच में हमारा मोल था, और फिर हम पहुंचते थे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस स्टॉप को यहाँ पे भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है उससे पहले हमें मोल में जाना है, ठीक है। और फिर मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके सैंपल का मास निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, पहले निकाला हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पता नहीं क्या करना है, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पूजा कहाँ गई, 10/2 यानी 5 मोल्स, मतलब वाटर के 5 मोल्स है। और वाटर का मोलर वेट आपको पता है 18 ग्राम। तो फिर वेट चाहिए ना आपको, मास चाहिए, तो मास ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर इज 5 इंटू 1 मोल का कितना होता है वाटर, या टाटा रट गया हो ना आप लोग, 18 यानी 90 ग्राम। तो आप डायरेक्ट मत चले जाना, अगर कभी नंबर ऑफ एटम से डायरेक्ट मास पूछे ना तो मोल्स बीच का स्टॉपेज याद रखना है आपको, ठीक है। और सेम आप यहां भी करोगे, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो यहां पे वंस अगेन आपको मास दिया है और यहां तक आना है, रिवर्स आना है, लेकिन बीच का स्टॉप मोल वंस अगेन आपको नहीं भूलना है। तो सबसे पहले इतने मास में मोल निकालो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास C मतलब 12 O2 16 टू 32 33 प्लस 12 44 U एक मॉलिक्यूल का, तो मोलर वेट उसका आसानी से आपका हो गया 44 ग्राम। मीन्स पहले आपको मोलर वेट निकालना पड़ेगा, ये अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मोलर वेट आपने निकाल लिया 44 ग्राम। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालते हैं। तो 66 को डिवाइड करेंगे हम 44 से, अब ये हो जाएगा हमारा 3/2 यानी 1.5 मोल। मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1.5 मोल। लेकिन मोल पे इनको शांति नहीं है, मोल नहीं चाहिए इनको, ये चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मोल को मैं बगैर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो भी होगा ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप के। तो यहाँ जो आपने टेबल फर्स्ट पेज पे देखा था उसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो 6 टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप 2 बार 4 बार रिपीट करो, वापस जाओ, पहले खुद बनाओ, सॉल्यूशन आपके सामने मिल जाएगा, अगर ना बने तो देखो, ऐसे करके आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन इतने से ही पूछे जाते हैं। और इस तरीके से ये आपका चैप्टर, अगर इन सबको आपने पूरी वीडियो को थॉरोली देखा, आपको हमने एक एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझ लोगे, तो गारंटी है 100% पक्के, कहीं नहीं जा रहे 100%। तोड़ डालोगे, फोड़ डालोगे, एकदम तोड़ डालना है। पूरी वीडियो को बार बार देखो, समझो, आग लगा दो।